फ्रेंड्स, वेलकम दिस प्लेटफॉर्म। जैसा कि पिछली क्लास में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा कि टोटल संस्कृत में कुल कितने वर्ण होते हैं, किस भागों में इनको बांटा गया है और किस किस नाम से पुकारते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कौन कौन से वर्णों को किस नाम से पुकारा जाता है और ये कितने होते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के बारे में कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। वर्णों का प्रथम प्रकटन जो होता है उसको उच्चारण स्थान कहते हैं, यानी वर्ण किसी भी वर्ण का प्रथम प्रकटन या उत्पत्ति स्थान जो होगा उसको बोलेंगे हम उच्चारण स्थान। जैसे मैंने क्या बोला, क्या को बोलने से पहले वो मेरे किस जगह पे प्रकट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, उच्चारण स्थान। किसी भी वर्ण की उत्पत्ति हमारे हृदय में या हमारे जहां कहीं भी होती है बॉडी के अंदर उसको उच्चारण स्थान बोलते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं तो हमारे संस्कृत भाषा में कितने उच्चारण स्थान होंगे, किस किस नाम से पुकारेंगे, इन सब के बारे में हम देखेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है कि उच्चारण स्थान के बारे में, ये जो उच्चारण स्थान होते हैं इनको सामान्य मनुष्य समझ सकता है, इसलिए अनुभूति गम्य भी बोलते हैं इनको। जो हम सामान्य व्यक्ति समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के समझ में आ जाता है, इसलिए अनुभूति गम्य नाम भी दिया गया है। क्या नाम कहते हैं इनको? अनुभूति गम्य। क्यों कहा है, इसका रीजन भी है। देखो, अनुभूति गम्य इसलिए कहा है कि जब हमने बोला क ख ग, कोई भी व्यक्ति है इनके सबके समझ में आ जाता है कि किसका उच्चारण कहां से हुआ। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान कितने होते हैं। मूल रूप से उच्चारण स्थान 8 होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन सवर्णता के आधार पर, सवर्णता के आधार पर 7 माने गए हैं। सवर्णता क्या होता है? वर्णों की समानता होना। कौन कौन से वर्ण समान है उसके आधार पर, जैसे आपका है ए प्लस ए और ए दोनों समान होते हैं। इसी तरह सवर्णता के आधार पर जब बात करेंगे हम तो वहां 7 होंगे। अब हम देखते हैं कि 8 कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, उच्चारण स्थान में हम बात करते हैं 8। पहला आता है उरस, उरस या फिर इसको हम बोल देते हैं हृदय, क्योंकि सबसे पहले किसी भी जो वर्ण की उत्पत्ति होती है, किसी भी वर्ण को बोलने से पहले वो हमारे हृदय में उसकी उत्पत्ति होगी। हमारे मन में, कहते हैं ना, मन में विचार आया, मन में वर्ण आया, तो क्या गया? हृदय। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ में होता है होठ, सिंपल नासिका और लास्ट होता है हमारा जिह्वा मूल है, जिह्वा मूल। देखिए, उरस मीन्स हृदय, सबके समझ में आता है हृदय। अब आता है कंठ, कंठ हमारे हृदय, ये जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं कंठ। तालु, आप जब भी बोलोगे च छ ज, तालु यानी दांत के ऊपर वाला हिस्सा जो होगा। मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम इन जीभ का मूल भाग, जो जीभ का हमारा मूल भाग होता है, लास्ट जब से जीभ स्टार्ट हो रही है उसको बोलेंगे जिह्वा मूलम। ये हमारे 8 होते हैं। लेकिन सवर्णता के, मैंने पहले लिखा, सवर्णता के हिसाब से अगर देखते हैं तो उसमें उरस या हृदय को नहीं माना जाता, तो उसके हिसाब से कितने हो गए? 7। तो टोटल उच्चारण स्थान कौन से हो जाएंगे हमारे? 8। कौन कौन से? देखिए साथ में बोलिए। उरस, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूलम। अब ये उच्चारण स्थान है, किस स्थान से कौन से वर्ण बोले जाते हैं या किस किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, अब हम इसके बारे में देखते हैं।
हर एक वर्ण का अलग अलग उच्चारण स्थान है और वो हमारे 11 होते हैं। जब हम इनको उस वर्णों के हिसाब से देखेंगे तो वो कितने हो जाते हैं? 11। अब हम उन्हीं के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है हमारा यहां पर देखते हैं अकु है विसर्जनीय अकु है विसर्जनीय कंठ है। ईचु यशानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा ऋतु रसानाम दंतः। देखिए पहले इनको देखते हैं। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है का मतलब अ से ए, उ का मतलब हो जाएगा कैवर्ग। देखिए ऐसे ए उ का हो गया कैवर्ग। अब विसर्जनीय है, विसर्जनीय से यानी विसर्ग। अब एक और क्या बच गया? है। विसर्ग और है, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? कंठ। यानी अब आपको कैसे, ये जितने भी वर्ण है ना ये हमारे कंठ से आते हैं और इन्हीं वर्णों को हम एक और नाम बोलते हैं कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण कैसे हुआ? चलिए बोल के देखिए। ए आ साउंड आई यहां से? के खे गे घे गे। बताइए के खे गे घे कंठ से आ रहा है? तो देखिए ये ए या आ सवर्ण देते दोनों, तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। अब यहां जो हम बात करते हैं ए या आ की, तो ये ए जो होता है इनके जो रूप होते हैं ये होते हैं हमारे 18। इसके 3 रूप होते हैं। 18 कैसे हुए? जैसे ए है ए आ, और इसका एक और होता है आ जो अभी पुलुत में आता है 3। तो अब इसके एक एक ए के कितने हो जाएंगे? ए का हो जाएंगे हमारे तीनों। ए का हमारा लघु, दीर्घ और प्लुत। तो इस तरीके से ये हो गया 18 वर्ण। फिर आता है हमारा कैवर्ग। कैवर्ग में आते हैं 5 वर्ण, विसर्ग 1 और है 1। कितना हुआ? 25। इन 25 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ है। इन 25 का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ है। अब दूसरा आता है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। तो देखिए इचु में दोनों ई आ गई, ई या ई। चवर्ग, चू का मतलब क्या हो गया? चवर्ग। यसी ये और शय, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। और इनको हम बोल देते हैं तालव्य। अब आपसे पूछ लिया जाए कि तालव्य वर्ण कौन से है, तो आप बता सकते हैं ना आराम से कि तालव्य वर्ण में दोनों ई, चवर्ग, यश। अब ई में देखिए, इस ई का जो हम बात करते हैं, ई के भी कितने हो जाते हैं हमारे? 18। चवर्ग में 5, यश कितने हो गए? 25 वर्ण। तो ये 25 वर्ण भी क्या हो गए हमारे? तालव्य वर्ण। अब बात करते हैं ऋतु रसानाम मूर्धा। अगला कौन सा? ऋतु रसानाम। अब देखिए यहां गलत क्या किया हमने कि यहां आएगा टू आता है। कई बार हम क्या कहते हैं, बोलते समय ये चीज गलती कर देते हैं और लिखने में भी हमने मिस्टेक कर दी कि यहां था ऋतु रसानाम मूर्धा। री यानी रिया की, अब ऋषि आ गया। टू यानी प्रवर्ग, र से र और शय, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। और इनको क्या बोलेंगे हम? मूर्धन्य।
मूर्धन वर्ण। अब री के भी 18 हो गए, 5, ये भी हमारे 25 वर्ण हो गए। तो इन सब के क्या हो जाता है? मूर्धन। अब आता थी लिरी तू लशा नाम दंता, लिरी तू लशा नाम दंता, लिरी मीन्स ल, ये लिरी हो जाएगा। तू का मतलब है त्यवर्ग, ल और ये श, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। तो क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण। क्यों? देखिए, अब आप मेरे साथ बोल के देखना एक बार। त्यवर्ग है, इसके बोलते हैं त थ द ध न। क्या आप इस पूरी लाइन को बिना जीभ को दांतों से टच किए बोल सकते हो? नहीं आएगा ना, क्योंकि इसके जब तक ये दांत से हमारी जीभ टच नहीं होगी तो हमारा त्यवर्ग नहीं बोल सकते। लिरी को बिना दांत से जीभ को टच किए बोल सकते हैं? तो जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं और हमारी जिह्वा जिस स्थान को छूती है, जिस किसी भी स्थान को हमारी जीभ छूती है, स्पर्श करती है, उसी को क्या बोलेंगे? उसका हम उच्चारण स्थान बोल देंगे। अब बोलिए, अकुह विसर्जनीय नियम कंठ है, अकुह विसर्जनीयम कंठ है, ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता। यह तक क्लियर? अब आगे देखते हैं हम। हमारा उपधमानिया नाम ओष्टव, उपधमानिया नाम यानी उ त्यवर्ग। और आपका बच्चा क्या? ये तय। उपधमानीय, उपधमानीय शब्द होता है इनका उच्चारण स्थान जो होगा वो हो जाएगा ओष्ठ, और उनको बोलते हैं ओष्ठ वर्ण। उ त्यवर्ग और पद्मानीय, इनका उच्चारण स्थान हो जाता है ओष्ठ। फिर आता है ई दई तो कंठ तालु। ई दई का मतलब होता है ई और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। दोनों होंगे, क्यों होंगे समझिए पहले। ई जो होता है हमारा, ये बनता है हमारा ए और ई से, ए प्लस ई से ए बनता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। क्योंकि कंठ, ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, इसलिए कंठ तालु हो जाएगा। यह है ओ दंतो कंठस्थ, ओ दंतो, ओ और औ, इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो जाएगा कंठ ओष्ठव, यानी कंठ भी होगा और ओष्ठ भी हो जाएगा। कैसे हो गया? अ का हो गया कंठ और उ का हो गया ओष्ठ, तो दोनों जब मिलकर बने तो क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठव। अब है यहाँ बकारस्य, वकारस्य, इस व का उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ। व देखो, एक होता है बकरी, एक होता है बकरी। व जो बोलते हैं वो बकरी वाला जो ब होता है वो हमारे होठों से बोलता है, किससे? ओष्ठ, जिसे ब। लेकिन अब हम बोलेंगे वन, जब हम बोलते हैं वन तो जो व बोलते हैं वो दांत और ओष्ठ दोनों से बोलता है, इसलिए इस बकार का उच्चारण क्या हो गया? दंत ओष्ठ, इस वाले व का। अब होता है यम गणना नाम है नासिका चय, यम गणना नाम, ये पांचों जो अनुनासिक, पांचों हमारे पंचम वर्ण जो होते हैं, इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका। देखिए, न या तो ये न, गे, न और मैं, इसको होती गे, न गे, इसको बोली कहना गे, न और मैं। ये जो अनुनासिक शब्द होते हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका, लेकिन यहाँ च क्यों लिखा? च इसलिए लिखा गया कि नासिका भी होता है, यानी इन पांचों का उच्चारण स्थान इनके वर्ग के अनुसार तो होता ही है, जिस वर्ग में वो तो होगा ही,
साथ में ही नासिका भी होगा, इसलिए यहाँ च का प्रयोग किया। और होता है जिव्या मूलम, जिव्या मूल्य, जिव्या मूलम। देखिए अर्ध विसर्ग के बाद जो क्या आता है ना, और अर्ध विसर्ग के बाद जो ख्या आता है, इन दोनों को बोलते हैं हम जिव्या मूल्य शब्द, और इनका उच्चारण स्थान होता है जिव्या मूल, जिव्या मूल यानी जीव का मूल भाग। फिर यहाँ आया उपदमानीय। उपदमानीय शब्द का मतलब होता है विसर्ग के बाद प और अर्ध विसर्ग के बाद जो प होता है, ये दोनों शब्द क्या हो गए, जिव्या आके उपदमानीय, और इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा हमारा जिव्या मूल, सॉरी जिव्या मूल उपदमानीय। अब इस तरीके से हमारे टोटल उच्चारण स्थान कितने हो गए, 11। हमने पढ़े कितने गए, 8। अब 10 क्यों गए, तो देखिए जो एक्स्ट्रा हुए ना, वो देखिए ये 2 बार आ गया, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये जो बका दंत ओष्ठ ये चीज जो आ रही है ना, एक बार काउंट हो गए तो हम इनको दोबारा काउंट कैसे करेंगे भाई, जब मिलके आ रहे हैं ना, तो उच्चारण में तो हम उन्हीं को काउंट करेंगे, लेकिन इनको हम दोबारा से काउंट नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ तो हो गए 11। वर्ण के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, वर्ण के अनुसार देखने पर तो 11 हो रहे हैं, वैसे उच्चारण स्थान होते हैं हमारे 8। अब बात करते हैं कितने वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं, यानी हम बात करते हैं 2 बार उच्चारण स्थान, 2 बार उच्चारण स्थान वाले शब्द कौन से होंगे हमारे, देखिए सारे हमारे ये नए हो जाएंगे, कौन से, यहाँ पर न ग न, ये 5 फिर ए आई ओ औ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 हुए। एक और कौन सा हुआ, एक होता है हमारा द्विस्पृष्ट, द्विस्पृष्ट वर्ण भी होते हैं, द्विस्पृष्ट वर्ण होते हैं, इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, वो हमारा 2 जगह होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें हमारा ये जो होता है ड जो आता है, ड के स्थान पे ढ हो जाता है, जैसे कि जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं द्विस्पृष्ट। तो इन 10 का उच्चारण स्थान 2 जगह आता है, ये 10 वर्ण ऐसे जिनका उच्चारण स्थान 2 जगह से होता है। अब हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सवर्णता के स्थान पर, सवर्णता के स्थान पर उच्चारण स्थान कितने होते हैं, यह उच्चारण कैसे वर्ण होते हैं, सवर्णता के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।